Unacademy। नदी का नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किसका नाम है भाई? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, और ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की नदी को, जो इसकी लंबाई को लेकर भी कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो इसकी लंबाई के आंकड़े जो हैं वो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलते हैं। कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर मिलती है, कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2850 मिलती है, कुछ किताबों में इसकी लंबाई 2880 मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो आपको 2900 किलोमीटर मिलती है, तो आप इसे दिमाग में सेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? ये नाम किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये सांगपो नाम आप ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ही प्रयोग करते हैं। अगले सवाल की बात करेंगे, तिब्बत में किसका दूसरा नाम ट्रांग्सपो है? तिब्बत में किसका दूसरा नाम ये है? तो ये आपको बताना है। ये ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ये आपका ब्रह्मपुत्र का है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्लियर? चलिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सारे ही जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, उगते सूरज का पर्वत किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स होगा जहां पर आपको कमेंट करके सभी को बताना है कि उगते सूरज का पर्वत किसे कहा जाता है। अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है। तो ये सारे सवाल किससे बनते हैं? ब्रह्मपुत्र से बनते हैं, जो सब आपके समक्ष लिखे हुए हैं। कौन सी प्रसिद्ध नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? उस फेमस नदी का नाम बताना है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। तो नाम याद रखिएगा, नर्मदा। क्या नाम आपको याद रखना है? नर्मदा। बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगला सवाल है, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, जो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी मानी जाती है? तो बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से परे की नदियां हैं। 3 नदियों के नाम आपको मालूम है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जिनमें से एक यहाँ पे हम लिख देते हैं, सतलज। ठीक है, बाकी तीनों के नाम हमने आपको बता ही दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। आइए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली जो नदी है वो आप हुगली को कहते हैं। किसको कहते हैं? हुगली को कहते हैं। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है वो किस नदी के मुख पर है? तो वो आपका हुगली होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? वो आपका हुगली होगा। ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। किसके? हुगली के। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, आप इन्हें ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है उसे क्या कहते हैं आप? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का उदाहरण है उसे वो कहानी है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा खाड़ी गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें से कुछ के नाम अगर आपको बताने होंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सी हैं? ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, एक सवाल है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? आप सभी जानते हैं कि दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें बड़ी खतरनाक सी
बाढ़ आती है, यही वजह है कि इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसको क्या कहते हैं? जो मोड़दार मार्ग होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे आप विसर्प कहते हैं। क्या कहते हो? विसर्प। ठीक है भाई। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में है? तो ये आपका असम राज्य में है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये किस नदी से संबंधित है? ये जो आपका माजुली है उसकी कहानी किस नदी से संबंधित है? ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। भीमा किस नदी की सहायक नदी है? भीमा को लेकर सवाल है। तो भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे आप। किसकी है? कृष्णा, जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो बड़ी फेमस नदी है महानदी, ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लंबाई 900 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। हगरी सहायक नदी मानी जाती है। तो ये हगरी जो है वो किसकी सहायक है? ये तुंगभद्रा की सहायक मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है और बहुत जरूरी है। भागीरथी नदी निकलती है, ये आपकी जो भागीरथी नदी है वो निकलती है, गोमुख से निकलती है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात की बात करें तो ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। किस पर है? शरावती पर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? वही सवाल आ गया। तो ये भी आपका शरावती नदी से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी मानी जाती है? तो भैया ध्यान में रखेंगे आप, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको आंसर हम दे रहे हैं वो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा को दिमाग में सेट रखना है। वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो यहाँ पे नाम ठीक से पढ़ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इनके बीच विवाद कृष्णा नदी को लेकर है। ठीक है भाई, कृष्णा नदी को लेकर। तो चीजें ध्यान में रखिएगा, जरूरी है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है कौन सा? तो वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। ये आपका सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल होगा, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको दिखाई देगी? तो आपकी जो दूधगंगा नदी है वो आपको दिखाई देगी कहाँ पे? ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी। दूध गंगा के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगी। अगला सवाल है, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो अमरावती के बारे में आपको दिमाग में रखना है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण आपको बताना है। तो कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो ये घग्घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये घग्घर हो जाएगा। और ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट करके रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जिनमें सिंधु, गंगा और कौन सी नदी आती है? तो इनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को आप शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी जो है वो किसका स्रोत माना जाता है? ये किस नदी का स्रोत माना जाता है? तो भाई ध्यान में रखेंगे आप, ये चंबल नदी का स्रोत माना जाता है। किसका है ये? चंबल नदी का स्रोत माना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के विषय में बात करेंगे, यमुना है। अच्छा, यमुना की टोटल लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, यमुना की टोटल लंबाई कितनी है?
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वो आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ये पॉइंट सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे आप क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को आप क्या कहते हो? दोआब कहते हो। ठीक है भाई, दोआब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाढ़ के कारण या बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे एक साथ बढ़े चौड़े और किनारबंदी को आप क्या कहते हैं? तो इसे आप तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे आप तटबंध कहते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, कोसी नदी। किसके बारे में बातचीत कर रहे थे हम लोग? कोसी नदी। ये भी थोड़ा सा जरूरी रहेगा आपके लिए। इसका उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने नदियों के 35 सवाल किए जो आपके भाग 1 में आपके समक्ष प्रस्तुत थे और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जल्द ही भाग 2 आपके सामने होगा। गंगा नदी की सहायक है। किसकी है? ये आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद में रखना है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत अगर आपसे कोई पूछता है तो आप भागीरथी और अलकनंदा बताते हैं। क्या? भागीरथी और अलकनंदा बताते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी इसे रखना है। चलिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? स्थान है देवप्रयाग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसी को भूलना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। अच्छा, एक कमेंट करके आपको बताना है देवप्रयाग किस राज्य में पड़ता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि देवप्रयाग नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है। चलिए, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? तो ध्यान में रखिएगा, देवप्रयाग की बात करेंगे। वही सवाल है जो ऊपर था, उसी को यहां पर ठीक तरीके से लिख दिया गया है। गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी सबसे बड़ी नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? तो सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और गंगा की लंबाई तो आप सब जानते ही हैं, 25-25 है। 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई है और ये आपको ध्यान में भी रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है किसी को भी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंडक को लेकर सवाल है कि गंडक जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? सभी लोग बताइए। गंडक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो गोदावरी मानी जाती है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला सवाल वही नीचे लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी आपकी गोदावरी ही है। कौन सी है? गोदावरी ही है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर आप मानते हो। कितनी? 1465 किलोमीटर आप इसकी लंबाई मानते हो। एक सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी निकलती कहां से है? ये आपका सवाल है, गोदावरी नदी जो है वो आपकी निकलती कहां से है? सभी लोग प्रयास कीजिए और बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, तवा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो आपकी जो तवा है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। एक सवाल मैंने आपसे कई बार बताया है कि डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कमेंट कीजिएगा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए एक सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी जो है वो प्रमुख रूप से कहां कहां बहती है? सबसे ज्यादा किन किन स्थानों पर बहती है? तो आपकी जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश,
इनमें होकर बहने का काम करती है, जो आपको याद में रखना है। चलिए एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिएगा, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो लंबाई के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा आप गोदावरी को कहते हैं, जबकि पवित्रता के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा आप कावेरी को कहते हैं। ठीक है, आपको ये सवाल सब ध्यान में रखने हैं। एक लंबाई के आधार पे है और एक पवित्रता के आधार पे है, कावेरी। पॉइंट याद रखिएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी ही है जो आपके दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी हैं और याद भी रखने हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को आप बूढ़ी गंगा कहते हो? भारत की किस नदी को आप वृद्ध गंगा कहते हो? तो ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी ही कहलाती है। आपकी गोदावरी नदी को ही क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम बताना है आपको। कावेरी नदी निकलती कहां से है? कई बार पूछा गया है। तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ठीक है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ही कावेरी नदी का उद्गम मानी जाती हैं। कावेरी नदी गिरती कहां पे है? तो कावेरी नदी के गिरने को लेकर भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। कौन सी नदी भ्रंश ड्रोडी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर? तो फेमस नदी की बात करेंगे तो आपका नर्मदा होगा। ठीक है, अगर प्रसिद्ध पूछ रहा है आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलिए, सोन किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सोन के विषय में बात करेंगे तो ये गंगा नदी की सहायक है। सोन बड़ी चमकदार है और ये बिहार की प्रमुख नदियों में सोन की गिनती की जाती है। क्लियर? तो पॉइंट जरूरी है, ध्यान रखें। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? लोहित को लेकर सवाल है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। एक सवाल आपको और बताना है, चंबल किस नदी की सहायक है? तो चंबल आपकी यमुना नदी की सहायक मानी जाती है। किस नदी की है? यमुना नदी की सहायक मानी जाती है। चलिए, आपको बताना है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो ये लूनी का है। आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। लूनी जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी जो राजस्थान में 300 किलोमीटर से ज़्यादा, तकरीबन 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो लूनी का स्थान राजस्थान के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? तो लूनी को ही भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। भवानी किस नदी की सहायक नदी है? भवानी को लेकर जब भी सवाल करेगा तो ध्यान में रखना, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अच्छा, कावेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर ही है। तो याद रखिएगा कावेरी को लेकर। क्लियर? कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो कोयना है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच ये गठन है या सुलझाने के लिए गठन है? आपने इसका विवाद सुना होगा। ये किन राज्यों के मध्य है? तो भाई ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुखता, इनके बीच में नर्मदा नदी का जल विवाद है। गोदावरी किस नदी का उद्गम बिंदु माना जाता है? गोदावरी को लेकर सवाल कर रहा है तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु बताना है आपको। ये नासिक, ठीक है, ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी मानी जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी के रूप में आप कावेरी का नाम लेते हैं। इसमें जलस्तर हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखेंगे, कावेरी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे बढ़ें।
तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो मुख्यतः किन दो राज्यों के साथ है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो आप सब जानते होंगे, ये मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ें। तो उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी के रूप में आप ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। किसका? ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, घाट प्रभा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? कई बार पूछा गया है। ये आपकी जो घाट प्रभा है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस हिमनद से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ये आपका हिमनद है जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई के विषय में हम आपको बता चुके हैं, तकरीबन इसकी लंबाई 1880 है, या आप 2880 या 2900, ये दोनों ही आपको मिलते हैं। ये किसकी लंबाई है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कोपली किसकी सहायक नदी है? ये आपकी जो कोपली है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो ये पॉइंट भी आपको एकदम दिमाग में सेट करना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। मेघना निम्नलिखित में किन दो नदियों का सम्मिलित रूप है यह सम्मिलित धारा है? तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है, क्योंकि इसी से आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। समझ गए भाई? ये दोनों की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो उसी का नाम हो जाता है मेघना, उसी का सम्मिलन है मेघना। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके समझ है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस करी है, 25-25 ये गंगा नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका मानसरोवर झील माना जाता है। ठीक है, मानसरोवर आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल आपके समझ है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 मानी जाती है, 1465 मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आप ये भी गलत नहीं कर सकते। चलिए, तो ये आपके 35 + 35 यानी कि 70 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। 35 + 35 ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये आपका भाग 2 था और कुल मिला के हमने नदियों से संबंधित 70 सवाल कर लिए हैं। एक पार्ट हमारा और है जिसमें हम लोग 35 सवाल और करेंगे, और इस तरीके से हम लोग कितने सवाल करेंगे? टोटल मिला के 105 सवाल करेंगे। कहां से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप इसे दिमाग में रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, ये पॉइंट आप बढ़िया से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भाई ध्यान रखेंगे आप, दामोदर नदी को ही, किसको? दामोदर नदी को ही आप क्या कहते हो? जैविक मरुस्थल कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मथुरा किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? आपका जो मथुरा है वह आपको यमुना के किनारे दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आपको बताना यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे, मथुरा कान्हा जी की नगरी है। ठीक है, आपको बताना यह है भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था, उनके जो असली पिता थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? इसकी गंदगी की वजह से आप इसे क्या कहते हो? खुला नाला कहते हो। तो यमुना के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। यमुना नदी को गंदगी का आधार मानते हुए खुला नाला कहा जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलें। बेतवा नदी मिलती है। अगला सवाल है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किस में मिलती है? ये आपकी यमुना से मिलती है। किससे? यमुना से मिलती है। इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है।
कौन अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है? वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन को लेकर विख्यात है, कुख्यात है, मतलब ज्यादा चर्चित रहती है? तो नाम है कोसी, जो कि बिहार की प्रमुख नदी है, जो निकलती कहां से है? नेपाल से। एक सवाल बताना है आप सभी को, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। K2 की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा K2, गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम क्या है? तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहां पर भारत और नेपाल को जोड़ा जाए, कहानी कोसी की मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से माना जाता है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में आप सोन नदी का जो उद्गम है वो कहां से मानते हो? वो आप अमरकंटक से मानते हो। तो ये आपके लिए जरूरी पॉइंट हैं, आप इन्हें ध्यान भी रखें। अगला सवाल है, कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। किलोमीटर अपने आप लिख लीजिएगा, लगभग 805 भी मिलता है कुछ स्थान पर आपको। नर्मदा के विषय में बातचीत करेंगे। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई तकरीबन 13-12 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर नर्मदा की लगभग लंबाई है, जो आपको ध्यान में रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि पंचगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो पंचगंगा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है, ठीक है? एक सवाल आपको बताना है, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, हसदेव किस नदी की सहायक नदी है? तो हसदेव आपसे हम पहले भी पूछ चुके हैं, ये किस नदी की है? ये महानदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है, ठीक है? वह प्रसिद्ध नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो फेमस नदी का जब भी नाम लिया जाएगा तो आप नर्मदा ही उत्तर दीजिएगा। क्या उत्तर देंगे आप? नर्मदा ही उत्तर देंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में सेट करके रहना है। आइए, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां जो आपकी हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु में सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके सभी को बताना है। नोयल किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो आपकी नदी है वो कावेरी की सहायक है, ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मूसी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? आपकी जो मूसी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। क्लियर? चलिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहा है, उत्तर हो जाएगा अंबाला। ये सवाल भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी नुब्रा नदी है ना भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका मुख्य स्रोत है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसको आप याद जरूर रखें। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? तो भाई ध्यान रखेंगे, कहानी है गंगा की। किसकी है? गंगा की है, ये आपको याद होना चाहिए। काबिनी किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जानी जाती है, याद रखें। सबरी किस नदी की सहायक नदी है? सबरी के विषय में बात करेंगे, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। किसकी? गोदावरी, है ना भाई। अच्छा, दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो दूध गंगा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, सतलज किस नदी की सहायक नदी है? बताना है आपको कि सतलज आपकी किस नदी की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है,
ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप इसे ध्यान में रखें। रावी किस नदी की सहायक नदी है? रावी किस नदी की सहायक नदी है? तो रावी भी जो आपकी है वो सिंधु नदी की ही सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गंगा की धारा को आप बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र की धारा को आप बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, और दोनों के मिश्रित धारा को आप किस नाम से जानते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक, ठीक है भाई, अमरकंटक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? वो कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं या निकलती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, नर्मदा और सोन वो दो नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो कहां से? अमरकंटक से निकलती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। झेलम किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? आपकी जो झेलम है उसे आप किस नदी की सहायक नदी मानते हैं? तो झेलम को आप सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जानते हैं, मानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? कमेंट करिएगा आप सभी लोग, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आप नर्मदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? ये आप नर्मदा को मानते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। अगला सवाल है, नवाबों का शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नवाबों का शहर मतलब लखनऊ, और लखनऊ आपको गोमती के किनारे दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी मानी जाती है? तो आपकी जो लूनी नदी है वो राजस्थान की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। आप ये सारे पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी जो कोसी नदी है वो नेपाल से संबंधित है। ठीक है भाई, नेपाल से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर दिमाग में रखने हैं। तो इस तरीके से ये आपका भाग 3 था जिसमें हमने 35 सवाल किए हैं। भाग 2 में भी हमने 35 सवाल किए थे और भाग 1 में भी हमने 35 सवाल किए थे। टोटल हमने 105 सवाल कर लिए हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं नदियों से। ये आपका थर्ड पार्ट है जो आपके सामने चल रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट था जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका पहला पार्ट था जिसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये सारे पार्ट जरूर देख सकते हैं। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को एशिया में अंडों की टोकरी कहा जाता है। किसे? बहुत बढ़िया सवाल है और आपको याद भी होना चाहिए। आंध्र प्रदेश को एशिया में अंडों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है भाई, आपको बता दें कि अंडों के लिए यह बहुत ज्यादा विख्यात है, यही वजह है कि इसे कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पिट्सबर्ग आप किसे कहते हो? भारत का पिट्सबर्ग आप जमशेदपुर को कहते हो। किसे कहते हैं आप जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर है, ये भारत के झारखंड राज्य का एक बड़ा प्रमुख शहर है। इसको आप जानते होंगे। ठीक है भाई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा आप कानपुर को कहते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फिलहाल कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक औद्योगिक महानगर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई,
ये नगर औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ी नगरी अथवा सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? आप चूड़ी नगरी कहिए या सुहाग नगरी कहिए, ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। किसे कहते हैं आप? ये आप फिरोजाबाद को कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। फिरोजाबाद भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक नगर है। इसका पुराना नाम चंदवार बताया जाता है। यह शहर चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यही वजह है कि इसके दोनों उपनाम हैं। रैलियों का नगर आप किसे कहते हो? तो रैलियों का नगर आप नई दिल्ली को कहते हैं। किसको कहते हैं? नई दिल्ली को। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, यह आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट आइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आप कोयंबटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप कोयंबटूर को कहते हैं। कोयंबटूर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ शहर यह औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, यह आपको याद रखना है। ईश्वर का निवास स्थान आप किसे कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान आप किसे कहते हैं? तो यह आप प्रयागराज को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हैं? तो आप भरतपुर को कहते हैं। जब आप राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार यानी भरतपुर से होकर ही प्रवेश करते हैं। समझ गए आप? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? सूरजमल के द्वारा की गई थी। यह आपको याद रखना है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव आप चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। कब? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। एक सवाल आपने बताना है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये मेवाड़ की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। भारत के महान शासक वीर महाराणा प्रताप का संबंध यहीं से था। समझ गए आप? दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी आप किसे कहते हैं? तो दक्षिण की रानी आप पुणे को कहते हैं, या दक्कन की रानी आप पुणे को कहते हैं। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में है। आपको फेमस है, आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का चेरापूंजी आप आगुम्बे को कहते हैं। आगुम्बे भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित एक गांव है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, ये गांव बड़ा फेमस है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों वाले मालेनाडु क्षेत्र में स्थित है। वर्षा की वजह से फेमस है ये। धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, धान की डलिया आप छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? ये आप छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वें नंबर का राज्य बना था। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीची नगरी आप किसे कहते हो? लीची नगरी आप देहरादून को कहते हैं। किसे कहते हैं? लीची नगरी आप देहरादून को कहते हैं। अच्छा, एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्वाधिक लीची भारत के किस राज्य में पैदा होती है या उत्पादित होती है? देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस माना जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि आप पंजाब को कहते हैं। नाम से क्लियर है ना, पंजाब। ये आपका 5 नदियों की भूमि कहलाता है। इसे पंचनद भी कहा जाता है। समझ गए आप? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं आप? मसालों का बगीचा आप केरला को कहते हैं। केरला के मसाले बड़े फेमस है, आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है भाई। चलिए, फिलहाल केरला भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है, यह आपको याद रखना है। किन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। किन्हें?
नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है भाई। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला कही जाती है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है ना, यही सवाल था। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली आप बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, इसको आप भूलेंगे नहीं। समझ गए? चलिए, बेंगलुरु भारत का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला महानगर है, तो हल्के में ना लेना इसको। समझ गए? भारत का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? भारत का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हो? तो याद रखिएगा, मुंबई को कहते हैं आप। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो फलोद्यान का स्वर्ग आप सिक्किम को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? ये आप सिक्किम को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य कहा जाता है और इसका जो आकार है वह इसकी प्रसिद्धि है। अगला सवाल है, भारत का डेट्रॉइट आप किसे कहते हैं? तो भारत का डेट्रॉइट आप पीतमपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीतमपुर को कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, ये आपका जो पीतमपुर है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं आप? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। किसको? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको याद रखना है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण के लिए फेमस है। किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बताइए। ये आपका 22 नंबर सवाल है। किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। अगला सवाल है, किसे राजस्थान का शिमला कहते हैं? कौन है जिसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है? तो माउंट आबू को आप राजस्थान का शिमला कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माउंट आबू पर्वत के विषय में बात करेंगे तो राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर यही है। इस शहर का प्राचीन नाम अरबुंदांचल हुआ करता था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, मलय का देश किसे कहते हैं आप? मलय का देश आप कर्नाटक को कहते हैं। मलय मतलब चंदन होता है और चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। पूरे भारत का तकरीबन 70% चंदन यही होता है। किसे कोटायम की दादी के उपनाम से जानते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, कोटायम की दादी के रूप में मलयाला को जानते हैं। क्या उत्तर होगा? मलयाला। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है भाई, तो ये आपका जो कोटायम जो है वो भारत के केरल राज्य के कोटायम जिले में स्थित एक नगर है। तो ये आप सब जानते होंगे। आइए, तो इस तरीके से ये भाग 2 के 25 महत्वपूर्ण सवाल थे। भाग 1 के हमने 25 पहले ही कर लिए हैं। समझ गए भाई? तो आप ये 50 सवाल अच्छे से याद कर लीजिए। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिए, है ना। आइए कुछ और बात। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर आप किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हो भाई? ये आप लखनऊ को कहते हो। लखनऊ किसकी राजधानी है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। समझ गए भाई? लखनऊ फेमस है अपनी तहजीब के लिए, अपनी नजाकत के लिए। लखनऊ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है भाई, अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर आप किस शहर को कहते हैं? तो याद रखिएगा, आप अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है या मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह नाम इस शहर को ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक लोकप्रिय टेक्सटाइल सेंटर के द्वारा दिया गया है। समझ गए? इस वजह से इसे कहा जाता है। चलिए,
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 7 टापुओं का नगर आप किसे कहते हो? तो 7 टापुओं का नगर आप मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? ये आप मुंबई को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इसका जो गठन है वो लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है। यही वजह है कि इसको 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी का पुराना नाम बंबई हुआ करता था। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह आपको याद रखना है। अच्छा, एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, फिल्मी नगरी किसे कहते हैं या सपनों की नगरी किसे कहते हैं? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल अगला सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि झारखंड का शिमला आप रांची को कहते हैं। किसे कहते हो भाई? ये आप रांची को कहते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो रांची है ये झारखंड की राजधानी है। ये झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर कहा जाता है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना। चलिए आइए इसको ठीक करके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके लिए कुछ यूं है, इसको टिक कर दिया जाए। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से फेमस माना जाता है? तो किस राज्य को आप सोया प्रदेश कहते हैं भाई? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य को आप सोया प्रदेश कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसे याद रखें। और यहां पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। समझ गए? सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता की वजह से इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला सवाल है कि सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? तो सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हैं? बरेली को जानते हैं भाई। किसे जानते हैं? ये आप बरेली को जानते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई? ये आपका जो स्थान है, मैं आपको बता दूं, रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन आप किसे कहते हैं? काशी की बहन आप गाजीपुर को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक शहर है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत ज्यादा समीप है। ठीक है भाई? यहाँ के जो लोग हैं वो भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं, यानी मिक्स भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल आपको बताना है, वीर अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा। ये वीर अब्दुल हमीद की भूमि किसे कहा जाता है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। क्लियर? अगला सवाल है, भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हैं? भारत का टॉलीवुड आप किसे कहते हैं? तो भैया याद रखिएगा, कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? कोलकाता को आप भारत का टॉलीवुड कहते हैं। अच्छा, कहते क्यों हैं? हम आपको पहले बता दें, कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, हम आपको बता दें, ये भारत के प्रमुख महानगरों में से एक गिना जाता है, और कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। क्लियर? अगला आइए, कोयला नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? कोयला नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? तो भैया कोलकाता, ये कोयला नगरी के नाम से आप धनबाद को जानते हैं। किसे जानते हैं? धनबाद को जानते हैं। धनबाद भारत के झारखंड में स्थित एक शहर है, जो कोयले की खानों के लिए बड़ा फेमस है। यह शहर भारत में कोयला व खनन के लिए सबसे ज्यादा अमीर माना जाता है। ठीक है भाई? एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के गवर्नर कौन है। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, बताना है। अगला सवाल है, गुलाबी नगरी आप किसे कहते हो? गुलाबी नगरी के रूप में आप किसे जानते हो? तो जवाब होगा, आप जयपुर को जानते हैं। पिंक सिटी, ये आप जयपुर को कहते हैं। हम आपको बता दें, जयपुर शहर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। यह आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसे आप पिंक सिटी कहते हैं या गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा,
कोची को कहा जाता है भाई। किसे कहते हैं आप? कोची को कहते हैं। कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता था, आपने पहले सुना होगा, बड़ा फेमस है ये। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अच्छा, जुड़वा नगर किसे कहते हैं? अगला सवाल है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये नाम आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इन दोनों स्थानों की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं आप? पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं आप? तो भैया जम्मू कश्मीर को कहते हैं आप। और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सवाल आपको बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगला सवाल है, बगीचों का शहर आप किसे कहते हो? बगीचों का शहर आप कपूरथला को कहते हैं। किसको कहते हैं? कपूरथला को कहते हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कहना है, कपूरथला आपको कहां दिखाई पड़ता है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यह शहर अपनी खूबसूरत इमारतों और सड़कों के लिए जाना जाता है। इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत का बगीचा आप किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भारत का बगीचा आप बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप बेंगलुरु को कहते हैं। ये आपको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बेंगलोर भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। ये भारत के महानगरों में शामिल है और अपने सुहाने मौसम की वजह से इसे भारत का उद्यान या भारत का बगीचा कहा जाता है। याद रखें, खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी आप किसे कहते हैं? उत्तर की बात करेंगे, आप कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं या फिर खुशबुओं का शहर कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। शहर का नाम संस्कृत के कानिकुब्ज शब्द से बना है। समझ गए? इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए, राजस्थान का हृदय आप किसे कहते हैं? तो भैया याद रखिएगा, अजमेर शहर को या अजमेर स्थान को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अजमेर ये राजस्थान प्रांत के मध्य में स्थित एक महानगर व ऐतिहासिक शहर जाना जाता है। इतिहास में अजमेर का स्थान अहम है, याद रखिएगा। चलिए, इस नगर का मूल नाम अजय मेरू हुआ करता था। इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से आप किसे जानते हैं? तो भैया गोल्डन सिटी के नाम से आप अमृतसर को जानते हैं। स्वर्ण नगरी, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर के लिए फेमस है ये। तो ये आपको पंजाब में दिखाई पड़ता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जानते होंगे। स्वर्ण मंदिर को अमृतसर का दिल कहा जाता है। नहीं पता है तो जान लीजिए। कर्नाटक का रत्न आप किसे कहते हैं? कर्नाटक का रत्न आप मैसूर को कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें और अच्छे से याद रखें। मैसूर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी आप मसूरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? आप मसूरी को कहते हैं। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है। इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं है। अगला सवाल है, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं आप? पहाड़ों की नगरी आप डूंगरपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? आप इसे याद रखिएगा, आप डूंगरपुर को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। डूंगरपुर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक नगर कहा जाता है। यहां से होकर बहने वाली सोम और माही नदियां इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। तो फेमस है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बुनकरों का शहर आप किसे कहते हैं? तो बुनकरों का शहर आप किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें। किसे कहते हैं आप? ये पानीपत को कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। पानीपत एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। आप इसे याद रखिए। आपको बताना है किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेतरहाट को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट को आप छोटा नागपुर की
रानी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित एक गांव है। ये पहाड़ियों में स्थित एक पर्यटक स्थल है। आपको मुझे ये बताना है कि भैया झारखंड के सीएम कौन है। झारखंड के सीएम कौन है ये आपको बताना है। अच्छा, एक सवाल इससे और बनता है नेतरहाट से। इसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है और छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों की नगरी बनारस को कहा जाता है। किसे? बनारस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बनारस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस अथवा काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर के रूप में जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का नगर आप किसे कहते हैं? तो भैया त्योहारों का नगर आप मदुरै को कहते हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीनाक्षी मंदिर आप कहां देखते हैं और मदुरै आपको कहां, किस राज्य में दिखाई पड़ता है, और तमिलनाडु राज्य में वर्तमान गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। तो फिलहाल पार्ट 1 आपके समक्ष आज मैंने प्रस्तुत किया है, जिसके 25 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। पार्ट 2 भी इसका हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों की बात करी है। भाग 2 में भी हम 25 सवालों की बात करेंगे और सारे के सारे एक से अच्छे एक होंगे। ठीक है भाई। क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील आप कहां पर देखते हो? तो ये आपकी वुलर झील जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? ये आपकी जो वुलर झील है उसे आप कहां देखोगे भाई? तो इसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो आइए जम्मू कश्मीर को टिक करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का आप कहां पर देखते हैं? चिल्का बहुत फेमस झील है। चिल्का वैसे तो खारी है, लेकिन बरसात में इसका जो जल है वो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो पूरी तरीके से खारी झील नहीं है ये, और ये आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ती है। कहां पे? ये आपको उड़ीसा में दिखाई देगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़े। तो अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अन्ना सागर झील के विषय में बात करेंगे। ये आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी? तो ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? ये आपको राजस्थान में दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नक्की झील आप कहां पर देखते हैं? ये जो आपकी नक्की झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? तो ये भी आपको कहां दिखाई पड़ेगी? ये भी आपको राजस्थान में ही दिखाई देगी। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में कौन सा स्थान है जिसको झीलों का नगर कहा जाता है? कौन बताएगा? राजस्थान में एक स्थान ऐसा भी है जिसको आप झीलों का नगर कहते हैं। सभी लोग बताइएगा। उदयपुर। चलिए, वेरी गुड। आइए, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बानाथ झील आप कहां पर देखते हैं? सवाल है वेम्बानाथ को लेकर। ये वेम्बानाथ झील आप कहां पर देखते हो? तो सारे लोग ट्राई करिए। ये वेम्बानाथ झील जो है वो आप केरला में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? ये आप केरला में देखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, पुलिकट झील कहां पर स्थित है? ये पुलिकट झील आप देखते कहां पे हो? तो ये आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखते हो। कहां पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आप इसे देखते हैं। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, कोलेरू झील आप कहां पर देखते हैं? कोलेरू झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप आंध्र प्रदेश में देखते हैं। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। एक सवाल आपको और बताना है, भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पे अलग होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश माना जाता है। अगला सवाल है, चंडुब्बी झील आप कहां पर देखते हो? तो ये आपकी जो चंडुब्बी झील है उसे आप असम में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप असम में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भूलें ना। अगला सवाल है, हाफलांग झील कहां पर स्थित है? तो आपकी जो हाफलांग झील है इसे आप असम में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप असम में देखते हैं। एक सवाल आपने और बताना है, एक सींग वाला गेंडा आप कहां पर देखते हैं? एक सींग वाला जो गेंडा है उसे आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप असम में देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो सोनबील झील कहां पर स्थित है? सोनबील झील ये आपको असम में दिखाई देगी। कहां पे? असम में दिखाई देगी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कंवर झील कहां पर स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंवर झील
आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप बिहार में देखते हैं। कहां पे? इसे आप बिहार में देखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप कंकरिया झील कहां पर देखते हो? ये जो कंकरिया नामक झील है वो आपको कहां पर दिखाई देगी? तो ऐसी झील आपको गुजरात में दिखाई पड़ती है। कहां पे? गुजरात में दिखाई पड़ती है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा, ये आपके बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? आप जब वो करते हो, क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में आप चैट कर रहे हैं तो नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, तो वहां पे आपको कमेंट करना है कि बिहार में कितने जिले हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा। बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है भाई। आइए, नल सरोवर झील कहाँ स्थित है? नल सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये आपको गुजरात में दिखाई देगी। कहाँ पे? ये आपको गुजरात में दिखाई देगी। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट को भी दिमाग में सेट रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, है ना भाई। अगला सवाल है, दमदमा झील आप कहां पर देखते हो? दमदमा झील जो है वो आप कहां पर देखते हो? तो ये दमदमा झील हरियाणा में देखते हैं आप। कहां पे? हरियाणा में देखते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, थोल झील कहां पर देखते हैं आप? यह थोल झील कहां स्थित है? तो आपकी ये जो झील है वो आपको गुजरात में दिखाई पड़ती है। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, अगर आप वीडियो को प्रीमियर में देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगर आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तब तो फिर कमेंट ही कर सकते हैं आप, एक ही ऑप्शन होता है आपके पास। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सूर सागर झील आप कहां पर देखते हैं? तो सूर सागर झील जो है वो आप गुजरात में देखते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल है, नको झील आप कहां पर देखते हैं? नको झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो नको झील है उसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। ठीक है भैया, उसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष है, ये तोसोंगमो झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये झील आपको सिक्किम में दिखाई पड़ती है। ठीक है, कहां पे? सिक्किम में दिखाई देगी। अगला सवाल है, आप नागिन झील कहां पर स्थित मानते हैं? तो ये जो आपकी नागिन झील है इसे आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कहां पे? जम्मू कश्मीर में देखते हैं। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कारेरी झील आप कहां पर देखते हैं? कारेरी झील आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और कमेंट करना है कि जम्मू कश्मीर को केसर का जीआई टैग कब दिया गया? ठीक है भाई, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे आपके कमेंट भी ज्यादा होते रहेंगे। तो ये आपको करते रहना है, जिससे आपका नाम मुझे पढ़ने में आसानी रहेगी। किस व्यक्ति ने कितने कमेंट किए हैं मुझे समझ में आएगा। नीचे थोड़ा सा नीचे आप जब आओगे, वीडियो चल रहा होगा, नीचे एक कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको कमेंट करना है। क्लियर? दिमाग में सेट कर लो, जो बोल रहे हैं वही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनकर झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपकी जो धनकर झील है वो आपको हिमाचल प्रदेश में दिखती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में दिखती है। अगला सवाल है, रिवाल्सर झील आपको कहां पर दिखेगी? तो ये आपकी जो रिवाल्सर झील होती है वो आपको हिमाचल प्रदेश में दिखेगी। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चंद्रताल झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आपकी जो चंद्रताल झील है उसे आप हिमाचल प्रदेश में ही देखते हैं। कहां पे देखते हैं? उसे भी आप हिमाचल प्रदेश में ही देखते हैं। आपकी जो डल झील है वो आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो डल झील है उसे आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कहां पे? जम्मू कश्मीर में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, तसो मोरिरी झील आप कहां पर देखते हैं? तो तसो मोरिरी झील जो है उसे आप लद्दाख में देखते हैं। कहां पे? लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, पैंगोंग झील कहां पर देखते हैं आप? तो पैंगोंग झील आप लद्दाख में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? लद्दाख में। ठीक है। अगला सवाल है, मानस बल झील कहां पर देखते हैं आप? तो मानस बल झील आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। एक सवाल बताना है आपको कि कर्नाटका में 31वें नंबर का जिला कौन सा बनाया गया था? कुछ समय पहले की बात है, कर्नाटक में पहले 30 जिले थे। कमेंट करना है, कमेंट, चैट में नहीं, नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा। कर्नाटक में 31वें नंबर का जिला कौन सा बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कारथोक झील कहां स्थित है? कारथोक झील के बारे में बातचीत करेंगे। ये कहां स्थित है? सभी लोग ट्राई करें। तो ये आपको सिक्किम में दिखाई देगा। कहां पे?
सिक्किम में। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पुनामदा कयाल झील आप कहां पर देखते हैं? तो पुनामदा कयाल झील जो है वो आप केरला में देखते हैं। कहां पे? ये आप केरला में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि आप अष्टमुडी झील कहां पर देखते हैं। अष्टमुडी झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो ये भी आप केरला में ही देखते हैं। कहां पे? केरला में ही देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले सवाल की तरफ आए तो आपको बताना है कि आप शस्थामकोत्ता झील कहां पर देखते हैं। तो ये झील भी आपको केरला में ही दिखाई पड़ती है। ये झील आपको कहां दिखाई पड़ेगी? केरला में ही दिखाई पड़ेगी। तो ये पॉइंट भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पुकेड़े झील आपको कहां दिखाई पड़ेगी? तो इसका स्थान अगर हम बात करें, ये वायनाड में आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पे? वायनाड में। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसे भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये भी आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेलायनी झील जो है उसे आप कहां पर देखते हैं? तो वेलायनी झील आप केरला में देखते हैं। कहां पे? इसे आप केरला में देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए भोजताल झील आप कहां पर स्थित मानते हैं? तो भोजताल झील जो है उसे आप मध्य प्रदेश में स्थित मानते हैं। कहां पे? इसे आप मध्य प्रदेश में स्थित मानते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और करना है, कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश का वर्तमान सीएम कौन है? एमपी का वर्तमान सीएम कौन है? ये आपको कमेंट कर देना है। तो इस तरीके से भाग 1 के 35 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपसे हम भाग 2 में मुलाकात करेंगे, जहां पे पुनः 35 करेंगे और 70 कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी जानकारी है, लोनार झील आप कहां देखते हैं? तो आप सब जानते होंगे इसके विषय में। ये जो आपकी लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इसका पानी जो है वो गुलाबी हो गया था, इस वजह से ये चर्चा में रही थी। ठीक है, तो आप इसको जानते होंगे। अगला सवाल है सारंगपानी झील कहां पर स्थित है? तो सारंगपानी झील के विषय में अगर हम बात करेंगे, ये आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको याद भी रखना है। और ये आपकी जो लोअर झील है उसे आप कहां पर देखते हो? आपकी जो लोअर झील है इसे आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप मध्य प्रदेश में देखते हैं। कहां पे? मध्य प्रदेश में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है वेना झील आप कहां पर देखते हो? ये आपकी जो वेना झील है इसे आप महाराष्ट्र में देखते हो। कहां पे? महाराष्ट्र में आप इसे देखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चलिए अगला सवाल है सलीम अली सरोवर जो है ये आप कहां पर देखते हैं? ये सब झीलें हैं, है ना? तो इसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पे? महाराष्ट्र में देखते हैं। याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगला सवाल है लोकटक झील आप कहां पर देखते हैं? लोकटक झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप मणिपुर में देखते हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप लाइव हैं तो आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, कमेंट में लिखना है कि मणिपुर का वर्तमान सीएम कौन है। ये आपको कमेंट में लिखना है। तो मणिपुर के सीएम की बात करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। अगला सवाल है शिवसागर झील कहां स्थित है? तो शिवसागर झील जो है उसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पे? महाराष्ट्र में देखते हैं। ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है उमियम झील आप कहां पर देखते हैं? उमियम झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये आप मेघालय में देखते हैं। कहां पे? ये आप मेघालय में देखते हैं। और शिवसागर आपने महाराष्ट्र बताया होगा। ये सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं, आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं, आप इन्हें याद रखें। अगला सवाल है खिडंसी झील आप कहां पर देखते हैं? खिडंसी झील जो है वो आप महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पे? महाराष्ट्र में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है टैम दिल झील ये आप कहां पर देखते हैं? तो टैम दिल झील जो है उसे आप मिजोरम में देखते हैं। कहां पे? मिजोरम में देखते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत की झीलें भाग 2 आपके समक्ष है। यहाँ पे भाग 2 देखिए लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पहली बार हैं या नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। समझ गए? तो ये सारे काम आप सभी को कर लेने हैं। अंशुपा झील आप कहां पर देखते हो? तो ये जो आपकी अंशुपा झील है उसे आप उड़ीसा में देखते हो। कहां पे? ये आप उड़ीसा में देखते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, हरिके झील आप कहां पर देखते हो? हरिके झील जो है उसे आप कहां पे देखते हो? तो ये आप पंजाब में देखते हैं। कहां पे? इसे आप पंजाब में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलिए नहीं आप सब। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, कंजिया झील आप कहां पर देखते हो? ये जो आपकी कंजिया झील है उसे आप कहां पर देखते हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप उड़ीसा में देखते हैं। कहां पे? उड़ीसा में देखते हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और लिख देना है, उड़ीसा का वर्तमान सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो काजली झील कहां स्थित है? वो कंजिया था, ये काजली है। तो वो उड़ीसा में था, ये पंजाब में है। लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। आपको हम एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। ये कांजली झील है, ये पंजाब में है, आप इसे याद जरूर रखें। पिछौला झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी पिछौला झील है उसे आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? ये आप राजस्थान में देखते हैं। अगला सवाल है, सुखना झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो सुखना झील है वो चंडीगढ़ में दिखाई पड़ती है। कहां पे? चंडीगढ़ में दिखाई पड़ती है। अगला सवाल है, फुलहर झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो फुलहर झील है उसे आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? ये आप यूपी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए आपको बताना ये है कि सारे बच्चे बताएंगे, उत्तर प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है? लिख दीजिएगा, यूपी का गवर्नर कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड झील किस राज्य में आप देखते हैं? सूरज कुंड झील की बात करेंगे तो ये आप हरियाणा में देखते हैं। एक मेला बड़ा फेमस है सूरज कुंड, ध्यान रखेंगे आप। सूरज कुंड का मेला बड़ा फेमस है हरियाणा फरीदाबाद में, जो हस्तशिल्प को लेकर बड़ा फेमस है, आप याद रखें। निजाम सागर झील किस राज्य में देखते हैं आप? निजाम सागर झील के बारे में बात करेंगे, इसे आप तेलंगाना में देखते हैं। कहां पे? तेलंगाना में देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, जरूर याद रखें। अगला है, रेणुका झील आप कहां पर देखते हैं? रेणुका झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो रेणुका झील है उसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, डीडवाना झील आप कहां देखोगे? तो आपकी जो डीडवाना झील है उसे आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? राजस्थान में देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है कि आप राजसमंद झील किस राज्य में देखते हैं? तो आपकी जो राजसमंद झील है उसे भी आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? इसे भी आप राजस्थान में देखते हैं। अगला सवाल है, गंगाबल झील आप कहां पर देखते हैं? तो गंगाबल झील आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है, गाडसर झील आप कहां पर देखते हैं? गाडसर झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं? ये आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कहां पे? ये आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कंवर झील आप कहां पर देखते हैं? झील का नाम कंवर झील है और ये आपको बिहार में दिखाई पड़ती है। कहां पे? बिहार में। अगला सवाल है, फतेह सागर झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो फतेह सागर झील है उसे आप राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? राजस्थान में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। क्लियर? अगला सवाल है, भृगु झील आप कहां पर देखते हैं? भृगु झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये भृगु झील आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ती है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला सवाल है, कोडाई कनाल झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी कोडाई कनाल झील है इसे आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे देखते हैं?
इसे आप तमिलनाडु में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताना है तेलियार झील आप कहां पर देखते हैं। ये जो आपकी तेलियार झील है उसे आप कहां देखोगे, तो आपकी तेलियार झील आपको हरियाणा में दिखाई पड़ती है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और लिख देना है, हरियाणा का वर्तमान सीएम कौन है। कमेंट में लिखना है, मतलब थोड़ा कष्ट करना है, नीचे जाना है और उसके बाद लिखना है। समझ रहे हो? अगर आप चैट बॉक्स में चल रहे हैं तब, और अगर आप वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कमेंट का ऑप्शन ही आ रहा होगा। अगला सवाल है, गोमत ताल झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं, तो इसे आप यूपी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भूले ना। अगला सवाल है, पंपा सरोवर आप कहां पर देखते हो, तो पंपा सरोवर के बारे में बात करेंगे। इसे आप कर्नाटका में देखते हैं। कहां पे? कर्नाटका में। जरूर याद रखें। दीपोर बील झील आप कहां पर देखते हैं, तो ये जो आपकी दीपोर बील झील है इसे आप असम में देखते हैं। असम इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखें आप। अगला सवाल आपके लिए है कि आप ढेबर झील कहां पर देखते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष है कि आप ढेबर झील कहां पर देखते हैं, तो ये आप राजस्थान में देखते हैं। ठीक है भाई। राजस्थान में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? राजस्थान में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो इस समय तो कांग्रेस की सरकार है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, चोलामू झील आप कहां पर देखते हो, चोलामू झील के बारे में बात करेंगे। इसे आप कहां देखते हैं, तो ये आपको सिक्किम में दिखाई देगी। आपको बताना है बड़ी इलायची के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन फेमस है। बड़ी इलायची सर्वाधिक कहां पे होती है, तो बड़ी इलायची सबसे अधिक आप सिक्किम में देखते हैं। छोटी इलायची आप सबसे ज्यादा केरला में देखते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, कठौता झील आप कहां पर देखते हो, कठौता झील आप कहां पर देखते हो, तो ये कठौता झील आप उत्तर प्रदेश में देखते हो। कहां पे देखते हो? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 में 35 सवाल किए थे। आज हमने आपके समझ पार्ट 2 किया है, यहां पर भी हमने 35 सवाल किए हैं। टोटल मिलाकर आपका 70 सवाल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट 2 आपके समझ था। पार्ट 3 आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आइए थोड़ा और जानकारी ले लें। अगर झील आप कहां पर देखते हैं, कर्ण झील को लेकर पहला सवाल है और इसे आप हरियाणा में देखते हैं। कहां पर देखते हैं? इसको आप हरियाणा में देखते हैं। भाग 1 में हमने 35 सवाल किए थे, भाग 2 में भी हमने 35 सवाल किए थे, और भाग 3 आज आपके समक्ष है। यहां पर भी हम लोग कितने सवाल करेंगे? 35 सवाल ही करेंगे। तो इस तरीके से आपके जो टोटल सवालों की संख्या हो जाएगी वो 105 हो जाएगी। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो आपको झीलों से लेकर सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, रेड हिल्स झील आप कहां देखते हो, तो ये आपकी जो रेड हिल्स झील है वो आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी। कहां पे? तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई। चलिए, अच्छा एक चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। नीचे जैसे ही आप अगर प्रीमियर में देख रहे हैं तो आपको कमेंट करने के लिए कट का बटन दबाना होगा। उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपको ये कमेंट में बताना है। चलिए, परशुराम झील आप कहां देखते हैं, तो ये आपकी जो परशुराम झील है उसे आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, तुलसी झील आप कहां पर देखते हो। तुलसी के विषय में बात करेंगे। तुलसी झील आप कहां देखते हो, तो ये तुलसी झील आप महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पे? महाराष्ट्र में देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चीजें जरूरी हैं, आप याद करते रहें। अगला सवाल है, सांभर झील आप कहां देखते हो या किस राज्य में देखते हो, तो सांभर तो सब जानते हैं, बड़ी फेमस है। ये आप राजस्थान में देखते हैं और ये सर्वाधिक खारी झील है। ठीक है, ये आप कहां पर देखते हो, ये आप राजस्थान में देखते हो और ये सर्वाधिक
खारी झील मानी जाती है हमारे यहाँ की। क्लियर। चलिए, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? पुष्कर झील की बात करेंगे, ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में जिलों की संख्या आप 33 मानते हैं। एक सवाल आपको और बताना है भाई कि ये ब्रह्मा जी का एकमात्र फेमस मंदिर कहां पे है? ब्रह्मा जी का एकमात्र फेमस मंदिर कहां पे है? तो ये पड़ता है पुष्कर, राजस्थान में। क्लियर है। चलिए, रूपकुंड किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड के बारे में बात करेंगे, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। उत्तराखंड में दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में जरूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना था। जब ये बना था तब इसका नाम था उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम 2007 में कर दिया गया उत्तराखंड। तो ये सारे ही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, भूलना नहीं है। उत्तराखंड कब बना? तो 2007। उत्तराखंड अलग कब हुआ था? वो 2000 की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, हुसैन सागर किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। आप ये पॉइंट जरूर याद रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। चलिए, आपने बताना है कि गुरु डोंगमार झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी गुरु डोंगमार झील जो है उसे आप सिक्किम में देखते हो। कहां पे? सिक्किम में। सिक्किम जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, आप सब जानते हैं। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगला सवाल है, रोपड़ झील कहां स्थित है? रोपड़ झील है और ये आपको कहां दिखाई पड़ती है? तो ये आपको पंजाब में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? पंजाब में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। अच्छा, प्रति हेक्टेयर चावल की पैदावार में नंबर 1 पे कौन है? पर हेक्टेयर चावल की पैदावार में नंबर 1 पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे आपका पंजाब है पर हेक्टेयर में, टोटल में वेस्ट बंगाल। चलिए, अगला सवाल है, एमराल्ड झील आप कहां पर देखते हैं? तो आपकी जो एमराल्ड झील है उसे आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे? ये आप तमिलनाडु में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, रविंदर सेतु आप कहां देखते हैं? तो रविंदर सेतु आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे आप कमेंट कीजिएगा, चैट में नहीं, कमेंट में। ठीक है, तो आपका कोलकाता किस नदी के किनारे है, सभी लोग कमेंट कीजिए। आगे बढ़ेंगे, रुद्र सागर झील आप कहां पर देखते हो? तो आपकी जो रुद्र सागर झील है उसे आप त्रिपुरा में देखते हैं। कहां पे? त्रिपुरा में देखते हो। अगला सवाल है कि घोरा कटोरा झील आप कहां पर देखते हो? तो आपकी जो घोरा कटोरा झील है उसे आप बिहार में देखते हो। कहां पे? बिहार में। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, भूलना उलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार हैं, जो 7 बार बन चुके हैं, 4 बार लगातार बन चुके हैं। नैनीताल झील आप कहां पर देखते हो? तो नैनीताल झील आप कहां पे देखते हो, ये आप सब जानते हैं, इसके विषय में कुछ छिपा नहीं है, उत्तराखंड में। गंगा और यमुना कहां से निकलती हैं? तो गंगा और यमुना उत्तराखंड से ही निकलती हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखें। नारायण सरोवर आप कहां देखते हो? तो नारायण सरोवर जो है वो आप गुजरात में देखते हो। कहां पे? गुजरात में। संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसके पास है? संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के पास है। किसके पास है? गुजरात के पास। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा सरोवर कहां स्थित माना जाएगा? ये भी झील है भाई, ये कहां स्थित माना जाएगा? तो इसे आप हरियाणा में देखते हैं। कहां पे? इसे आप हरियाणा में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करते रहिए, भूलिए बिल्कुल नहीं। अगला सवाल है, ब्लू बर्ड झील आप कहां पर देखते हो? तो आपकी जो ब्लू बर्ड झील है उसे आप हरियाणा में ही देखते हो। कहां पे? हरियाणा में ही देखते हो। क्लियर है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आइए, गोविंद सागर झील आप कहां पर देखते हैं? गोविंद सागर झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ेंगे।
तो शेषनाग झील जो है वो आप कहाँ पर देखते हैं? शेषनाग झील जो है वो आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इसे भी याद करते रहे, है ना भाई। चलिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको और बताना है कि जम्मू कश्मीर को केसर का जीआई टैग कब मिला था? जम्मू कश्मीर को केसर का जीआई टैग कब दिया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चलिए, लाखा बंजारा झील जो है वो आप कहां पर देखते हो? लाखा बंजारा झील जो है उसे आप मध्य प्रदेश में देखते हो। कहां पे देखते हो भाई? ये आप मध्य प्रदेश में देखते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला सवाल अगर देखा जाए तो पवई झील आप कहां पर देखते हो? पवई झील के बारे में बात करेंगे तो पवई झील आप महाराष्ट्र में देखते हो। ठीक है, इसे आप महाराष्ट्र में देखते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, हरिके झील किस राज्य में देखते हैं आप? हरिके झील जो है वो आप किस राज्य में या किस स्थान पर देखते हो? तो इसे आप पंजाब में देखते हो। कहां पे? पंजाब में देखते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। अगला सवाल है, मानसागर झील आप कहां पर देखते हो? मानसागर झील जो है उसे आप राजस्थान में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सवाल आपको बताना है, आप माउंट आबू कहां पर देखते हो? आप माउंट आबू कहां पर देखते हो? तो माउंट आबू आप राजस्थान में देखते हैं। अच्छा, ऊंटों के मेले कहाँ लगते हैं या ऊंटों के मेले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऊंटों के जो मेले हैं वो राजस्थान के ही फेमस हैं। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखें। अगला सवाल है, पाखल झील आप कहां पर देखोगे? ये जो आपकी पाखल झील है उसे आप कहां पर देखोगे? तो ये आप देखते हैं तेलंगाना में। कहां पे? ये आप देखते हैं तेलंगाना में। आप इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल आपको बताना है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना जो राज्य है उसका गठन 2 जून 2014 को माना जाता है। कब? 2 जून 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है भाई। अच्छा, किससे अलग होकर बना था? किससे अलग होकर बना था? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ था। अगला सवाल अगर देखा जाए तो बताना है आपको, मिरिक झील आप कहां पर देखते हैं? इसे सुमेंदु झील भी कहा जाता है। तो इसे आप कहां पर देखते हो? इसे आप वेस्ट बंगाल में देखते हो। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और आप इसे भी मन में सेट करके रखिए। अगला सवाल है, भीमताल कहां पर देखते हैं? ये भी झील है। तो भीमताल झील जो है उसे आप कहां पर देखते हैं? तो इसे आप उत्तराखंड में देखते हैं। कहां पे? उत्तराखंड में देखते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, यह भी आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सोलावरम झील आप कहां पर देखते हो? सोलावरम झील के बारे में पूछ रहा है, इसे आप कहां पर देखते हो? तो ये आप तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे? इसे आप तमिलनाडु में देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल अगर देखा जाए आपके समक्ष तो मानसर झील जो है वो आप कहां पर देखते हो? मानसर झील जो है उसे आप कहां पर देखते हो? तो इसे आप जम्मू और कश्मीर में देखते हो। कहां पे? जम्मू और कश्मीर में आप देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट और कर देना है, जम्मू कश्मीर को लेटेस्ट जीआई टैग किस चीज का मिला था? जम्मू कश्मीर को लेटेस्ट जीआई टैग जो है वो किस चीज का मिला था, ये आपको बताना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दामोदर कुंड कहाँ दिखाई पड़ेगा आपको? ये जो आपका दामोदर कुंड है वो कहां पर दिखाई पड़ेगा ये बताना है। तो ये गुजरात में। ठीक है भाई, ये कहां पे? ये गुजरात में। आप इसे जरूर ध्यान रखें, इसके भूले ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पुलिकट झील आप कहां पर देखते हैं? पुलिकट झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं ये आपको बताना है। तो इसे आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखते हैं। कहां पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। चलिए, कांजली झील जो है वो आप कहां पर देखते हैं बता चुका हूं। तो ये जो झील है आपको वो पंजाब में दिखाई पड़ेगी। कहां पे?
पंजाब में। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। लोकटक झील आप कहां पर देखोगे, तो आपकी जो लोकटक झील है वो आपको मणिपुर में दिखाई देगी। कहां पे? मणिपुर में दिखाई पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। चलिए, मानस बल झील जो है वो कहां पर स्थित है, तो आपकी जो मानस बल झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पे है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखें। अगला सवाल अगर आपसे हम पूछें तो सोनबील झील आप कहां पर देखते हैं, आपकी जो सोनबील झील है वो आपको असम में दिखाई पड़ेगी। कहां पे? असम में दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने झीलों को लेकर 105 सवाल कर लिए हैं और ये 105 आपकी परीक्षा के लिए वरदान है। परीक्षा कोई भी हो, अगर झीलों से सवाल आते हैं तो इससे बाहर नहीं रहने वाले। ठीक है भाई, इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिए।